हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश स्टोरी ऑफ इंग्लिश का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है ओल्ड इंग्लिश वो समझाने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे अनेकों क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें लिखा गया है द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इज रेफर टू बाय वन ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा गया है द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, यानी ये जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश के इतिहास का जो पहला पीरियड है, इसका जो पहला काल है, उसको ना फॉलोइंग नेम से यानी निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। पहला जो इसका नाम है वो है ओल्ड इंग्लिश। क्या है? ओल्ड इंग्लिश। दूसरा कौन सा नाम है? एंग्लो सेक्शन। क्या नाम है? एंग्लो सेक्शन। और तीसरा जो नाम है एंग्लो सेल्टिक। यानी ओल्ड इंग्लिश को हम लोग कितने नामों से जानते हैं? 3 नामों से। पहला कौन सा है? ओल्ड इंग्लिश। दूसरा कौन सा है? एंग्लो सेक्शन। और तीसरा कौन सा है? एंग्लो सेल्टिक। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। हाउ एवर द अर्लियर टू नेम्स आर मोर पॉपुलर एंड यूज्ड मोर ऑफन। इसके हिंदी को समझते हैं। इसका जो ओल्ड इंग्लिश का जो पहला दो अर्लियर नेम्स है, मतलब पहला जो दो नाम है, ये ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड यूज्ड मोर ऑफन, और इसका यूज भी ना बहुत ज़्यादा होता है। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश begins with the coming of the Anglo-Saxons फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। इसके हिंदी को समझते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश का जो इतिहास है, बेगिंस मतलब इसका शुरुआत हो जाता है या ये शुरू हो जाता है विथ द कमिंग ऑफ द एंग्लो सेक्शन, मतलब जैसे ही एंग्लो सेक्शन जो है ना यूरोप से मेनलैंड ब्रिटेन में आता है, वैसे ही इंग्लिश का जो इतिहास है यह शुरू हो जाता है। The period is from AD 449 to AD 1066। ये जो ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड रहता है, इसका जो समय अवधि रहता है, जो काल रहता है, वह AD 449 से लेके AD 1066 तक रहता है। These two dates signify two major invasions that changed the course of history। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। ये जो ओल्ड इंग्लिश का जो ये दो डेट है 449 और 1066, ये सिग्निफाई करता है, मतलब ये दर्शाता है टू मेजर इन्वेजन्स, मतलब दो बड़े आक्रमणों को। मेजर मीन्स होता है बड़ा और इन्वेजन मीन्स होता है आक्रमण। तो ये जो दो डेट है ना, ये सिग्निफाई करता है, दर्शाता है दो बड़े आक्रमणों को। दैट चेंज्ड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, जिसने इंग्लिश का जो इतिहास है इसको चेंज करके रख दिया था, बदल के रख दिया था। यानी ये जो दो डेट है 449 और 1066, ये दोनों जो डेट है ना, इंग्लिश का जो इतिहास है ना, इसको ये चेंज करके रख दिया था, यानी परिवर्तित करके रख दिया था। द एंग्लो सेक्शंस वेयर फियर्स वार लाइक ट्राइब्स फ्रॉम यूरोप एंड देयर इन्वेजन्स इन 449 चेंज्ड सेल्टिक ब्रिटेन इनटू जर्मेनिक इंग्लैंड। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा गया है ये जो एंग्लो सेक्शन जो थे ना, एंग्लो सेक्शन ये ना फियर्स मतलब डरावने लोग थे, वार लाइक ट्राइब्स, और ये लोग जो थे ना ऐसे ट्राइब्स थे, ऐसे जनजाति थे जो हमेशा वार करते रहते थे, हमेशा युद्ध करते रहते थे। इन लोगों को ना युद्ध में बड़ा विश्वास था और ये रहने वाले कहाँ के थे? यूरोप के। एंड देयर इन्वेजन्स इन 449, और इन लोगों का जो इन्वेजन था, इन लोगों का जो आक्रमण था 449 में, चेंज्ड सेल्टिक ब्रिटेन इनटू जर्मेनिक इंग्लैंड। यानी ये जो एंग्लो सेक्शन 449 में जब आक्रमण करता है इंग्लैंड के ऊपर, तो सेल्टिक ब्रिटेन का नाम बदल के क्या रख देता है? जर्मेनिक इंग्लैंड। क्या रख देता है? जर्मेनिक इंग्लैंड। फ्रेंड्स, मैं जो वर्ड बोलता हूँ और वो जो वर्ड होता है वो कौन सा होता है? ये जो सर्कल है, छोटा सा जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट जहाँ पे रहेगा ना, मैं उसी वर्ड को पढ़ूंगा और उसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी करूंगा। आप लोग ध्यान देंगे। जैसे मैं देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है जर्मनी के इंग्लैंड पे है, तो मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए आगे क्या लिखा गया है। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन AD 1066 रिजल्टेड इन द इन्फ्यूजन ऑफ ए
देखिए इसमें क्या लिखा गया, मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूँ। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन AD 1066 रिजल्टेड इन द इन्फ्यूजन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स इनटू द वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। देखिए ये जो इंग्लैंड पे जो आक्रमण होता है, पहला आक्रमण होता है 449 में। कब होता है? 449 में। अच्छा 449 में आक्रमण जो करने वाला रहता है वो कौन रहता है? एंग्लो सेक्सन। कौन रहता है? एंग्लो सेक्सन। और एंग्लो सेक्सन जब आक्रमण करता है तो सेल्टिक ब्रिटेन का नाम बदल के रख देता है जर्मेनिक इंग्लैंड। क्या रख देता है? जर्मेनिक इंग्लैंड। और दूसरा जो आक्रमण होता है वो नॉर्मन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? नॉर्मन के द्वारा। और ये नॉर्मन सब जो है ना फ्रांस का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है? फ्रांस का। और ये ना 1066 में किस पे आक्रमण कर देता है? इंग्लैंड पे। और जब ये 1066 में आक्रमण करता है तो इसके परिणाम स्वरूप, रिजल्टेड का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम में क्या होता है कि बहुत सारे जो फ्रेंच वर्ड है, ये सभी फ्रेंच वर्ड जो है किसमें शामिल हो जाते हैं? वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश के जो शब्दावली, इंग्लिश का जो डिक्शनरी है उसमें बहुत सारे फ्रेंच वर्ड क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। देखिए आगे इसमें क्या लिखा गया है, द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स एंड द इन्वेडर्स इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब एक्यूरेटली। देखिए इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स एंड द इन्वेडर्स, यानी रिलेशनशिप मीन्स क्या होता है? संबंध। क्या होता है? संबंध। तो ये जो सेल्स था और ये इन्वेडर्स था, ये दोनों के बीच जो संबंध था इसको ना सही सही डिस्क्राइब करना, सही सही व्याख्या करना इसका बड़ा डिफिकल्ट था। क्या था? बड़ा मुश्किल था। देखिए ये जो सेल्स है ना इंग्लैंड के रहने वाले लोग हैं, ये जो इन्वेडर्स है ना ये फ्रांस के रहने वाले लोग हैं। तो ये दोनों के बीच में ना जो संबंध था इसको ना सही सही इसका व्याख्या करना, डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? क्योंकि ये जो दोनों था ना सेल्स और इन्वेडर्स, ये दोनों क्या किया था? दे सीम्ड टू हैव सेटल्ड डाउन साइड बाय साइड इन मोर और लेस पीसफुल contact with the Anglo-Saxons and combined to produce 7 kingdoms known as the Anglo-Saxon Heptarchy। देखिए ये सेल्स और ये इन्वेडर्स दोनों जो है ना एंग्लो सेक्शन के आसपास में क्या हो गए थे? सेटल हो गए थे, यानी बस गए थे। और ये देखिए एंग्लो सेक्शन, सेल्स और इन्वेडर्स ये तीनों मिलके ना 7 किंगडम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? 7 किंगडम का। और ये जो 7 किंगडम है ना ये जाना जाता है किस नाम से? एंग्लो सेक्शन हेप्टार्की के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? एंग्लो सेक्शन हेप्टार्की के नाम से। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एंग्लो सेक्शन हेप्टार्की का निर्माण कौन कौन मिलकर किया है, तो सेल्ट्स, इन्वेडर्स और एंग्लो सेक्शन तीनों मिलकर। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। द लीडरशिप ऑफ दीज किंगडम्स ग्रेजुअली पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द सेक्शंस बिकॉज ऑफ देयर बेटर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। इसके हिंदी को समझते हैं। देखिए ये तीनों मिलके एंग्लो सेक्शन हेप्टार्की का निर्माण तो कर दिया, लेकिन इसका लीडरशिप, इसका जो नेतृत्व है, इसका जो नेता बनता है वो कौन बनता है? सेक्शंस। कौन बनता है? सेक्शंस। तो ये सेक्शंस क्यों बनता है इसका नेता? क्योंकि इसका ना पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, राजनीतिक समझ जो होता है ना ये सेल्ट्स और इन्वेडर्स ये दोनों के मुकाबले ना बेहतर होता है, अच्छा होता है। इसीलिए एंग्लो सेक्शन हेप्टार्की का जो लीडरशिप है, इसका जो नेता है वो कौन बन जाता है? सेक्शंस। कौन बन जाता है? सेक्शंस। आगे समझते हैं इसमें क्या लिखा गया है। द सेल्टिक लैंग्वेज वेयर not used for any purpose by them, neither did this language influence the Saxons। देखिए ये एंग्लो सेक्शन हेप्टार्की जो है इसका नेता बन गया एंग्लो सेक्शन। कौन बन गया? एंग्लो सेक्शन। और एंग्लो सेक्शन के द्वारा ना सेल्टिक लैंग्वेज का, ठीक है, सेल्टिक लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता था। यानी एंग्लो सेक्शन जो है ना सेल्टिक लैंग्वेज का यूज बिल्कुल भी नहीं करता था। और ये जो सेल्टिक लैंग्वेज है ना एंग्लो सेक्शन को इन्फ्लुएंस भी नहीं किया था, मतलब प्रभावित भी नहीं किया था। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो सेल्टिक लैंग्वेज है ना ये भी इंग्लैंड के द्वारा बोली जाने वाली एक भाषा थी, ठीक है। तो ये सेल्टिक लैंग्वेज ना इंग्लैंड का भाषा था और एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड में रहकर इसी भाषा का यूज नहीं करता था। तो देखिए जिस भाषा का यूज नहीं किया जाएगा उसका कोई अस्तित्व बचेगा। तो सेल्टिक लैंग्वेज को बचाने के लिए इंग्लैंड के जो सेल्ट्स सब था, इंग्लैंड के जो मतलब सेल्टिक पीपुल थे, देखिए वे लोग क्या क्या करते हैं। देखिए आगे क्या लिखा गया है। देयरफॉर only a handful of Celtic words existed today and most of them are names of places or rivers. Some of these better known are the following। देखिए ये सेल्ट्स लोग जो थे ना सेल्टिक लैंग्वेज को बचाने के लिए
क्या करते हैं, ये तो एंग्लो सेक्शन तो सेल्टिक लैंग्वेज का यूज करता नहीं है, तो इसको बचाने के लिए मतलब ये लोग क्या करते हैं, कुछ जगहों के नाम, कुछ नदियों के नाम सेल्टिक वर्ड के नाम से ही रख देते हैं। और इस तरह से कुछ हैंडफुल सेल्टिक वर्ड बचे हुए हैं, और किस रूप में, तो जगहों के नाम के रूप में और नदियों के नाम के रूप में। हैंडफुल का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत कम वर्ड्स है जो बचे हुए। कौन से वर्ड, तो सेल्टिक वर्ड। आइए आगे देखते हैं वो कौन कौन से सेल्टिक वर्ड्स है जो अभी बचे हुए हैं। प्लेसेस नेम्स, मतलब कुछ सेल्टिक वर्ड है जो मतलब जगहों के नाम के रूप में अभी बचे हुए हैं। पहला कौन सा है, डॉबर हो गया, कम्बरलैंड हो गया, केंट हो गया, लंदन हो गया, यॉर्क हो गया। ये सभी जो है ना सेल्टिक वर्ड है। कैसे वर्ड है, सेल्टिक वर्ड है। और ये जो सेल्टिक वर्ड है किस रूप में अभी विद्यमान है, किस रूप में अभी अस्तित्व में है, प्लेसेस नेम, जगहों के नाम के रूप में आज भी ये इंग्लैंड में अस्तित्व में है। और इन सभी को बचाने का जो श्रेय है किसके ऊपर जाता है, तो सेल्ट्स लोगों के ऊपर, यानी इंग्लैंड के जो स्थानीय लोग थे उन लोगों ने ही इन वर्ड को बचाया है और बचाने की कोशिश भी की है, जिसकी वजह से कुछ सेल्टिक वर्ड्स आज भी बचे। देखिए नदियों के नाम के रूप में भी कुछ सेल्टिक वर्ड्स बचे हुए, जैसे में हो गया एबॉन हो गया, थेम्स हो गया, ट्रेंट हो गया, डी हो गया, डरवेंट हो गया। ये सभी क्या है, रिवर्स नेम है, नदियों के नाम है। और नदियों के नाम के रूप में ये सभी सेल्टिक वर्ड्स आज भी इंग्लैंड में क्या है, जीवित हैं। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। Some traces of Britain's Celtic past are also preserved in the first syllable of the names of some towns and districts in present day England। देखिए इसमें लिखल है सम ट्रेसेज ऑफ ब्रिटेन सेल्टिक पास्ट, यानी ब्रिटेन का जो ये सेल्टिक पास्ट है, यानी सेल्टिक जो वर्ड है, इसके ना कुछ ट्रेसेज, इसके ना कुछ निशान पाए गए हैं। कहाँ पे पाए गए हैं, ऑल्सो प्रिजर्व, और इसे ना संरक्षित रखा गया। कहाँ पे, इन द फर्स्ट सिलेबल ऑफ द नेम्स ऑफ सम टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स इन प्रेजेंट डे इंग्लैंड। इंग्लैंड में ना आज भी कुछ सेल्टिक वर्ड्स जो है ना उसको ना शहरों और जिलों के नाम के पहले अक्षर के रूप में आज भी संरक्षित रखा गया। मैं दोबारा इस बात को बोल दे रहा हूँ। देखिए कुछ सेल्टिक वर्ड जो है ना उसको प्रिजर्व करके रखा गया है, संरक्षित रखा गया है। कैसे संरक्षित रखा गया है, तो ये शहरों और जिलों के नाम के फर्स्ट सिलेबल यानी पहले अक्षर के रूप में आज भी कुछ सेल्टिक वर्ड्स को प्रिजर्व करके रखा गया, संरक्षित करके रखा गया है। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। देखिए ये कौन कौन से वर्ड है जिसको प्रिजर्व करके रखा गया, पहले शहरों और जिलों के पहले अक्षर के रूप में। दीज आर मैनचेस्टर, विनचेस्टर, वर्सेस्टर, ग्लूसेस्टर, लिचफील्ड, सैलिसबरी एंड एक्सेस्टर। ये सभी जो वर्ड है ना आज भी इंग्लैंड में इनको बचा के रखा गया है। कैसे बचा के रखा गया है, तो शहरों और जिलों के नाम के पहले अक्षर के रूप में आज भी इसे बचा के रखा गया है। Another class of Celtic words preserved in modern English are words connected with religion और religious activities। देखिए और दूसरे प्रकार के जो सेल्टिक वर्ड्स हैं, अनदर क्लास ऑफ सेल्टिक वर्ड्स का मतलब क्या हुआ, मतलब दूसरे प्रकार के जो कुछ सेल्टिक वर्ड्स है उसको ना मतलब प्रिजर्व करके रखा गया है। इन मॉडर्न इंग्लिश, मतलब मॉडर्न इंग्लिश में, आधुनिक इंग्लिश में, आर वर्ड्स कनेक्टेड विथ रिलीजियन और रिलीजियस एक्टिविटीज। और वे सभी जो वर्ड्स हैं ना वो धर्म से जुड़े हुए हैं और धार्मिक क्रियाकलाप से जुड़े हुए। एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, क्रियाकलाप होता है। देखिए मैं दोबारा इस बात को बोल दे रहा हूँ। कुछ सेल्टिक वर्ड को शहरों और जिलों के नाम के पहले अक्षर के रूप में प्रिजर्व करके रखा गया है और उसका नाम दिया गया है मैनचेस्टर, विनचेस्टर। ये सभी क्या है, जिलों और शहरों के नाम के पहले अक्षर के रूप में आज भी विद्यमान है। और कुछ दूसरे प्रकार के जो सेल्टिक वर्ड है उसको भी प्रिजर्व करके रखा गया है मॉडर्न इंग्लिश में। और ये जो मतलब मॉडर्न इंग्लिश में यूज कर मतलब अभी भी ये यूज किया जाता है, इसको बचा के रखा गया है। ये सभी कैसे वर्ड हैं, धर्म से जुड़े हुए और धार्मिक क्रियाकलाप से जुड़े हुए वर्ड्स हैं। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या लिखा गया है। आगे पढ़ना है डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, यानी ओल्ड इंग्लिश है ना इसके डायलेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। इसमें इसके बोलियों के बारे में पढ़ना है कि इसमें कितनी बोलियां हैं और कितनी बोलियों से मिलकर ये ओल्ड इंग्लिश बना है। इसमें लिखा गया है देयर इज ए क्लियर लाइन ऑफ डिसेंट फ्रॉम द स्पीच ऑफ द एंग्लो सेक्शंस टू मॉडर्न इंग्लिश इन matters of sounds, vocabulary, grammar and spelling, but old English was not a single uniform language। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा है there is a clear line of descent from the speech of the Anglo-Saxons to modern English। देखिए इसमें लिखा है कि ये जो इंग्लिश का जो
इंग्लिश का जो ये यात्रा रहा है, मतलब एंग्लो सेक्शन से लेके और मॉडर्न इंग्लिश यानी आधुनिक इंग्लिश तक का एक इसका जो यात्रा रहा है, इसका ना एक क्लियर लाइन है, मतलब एक स्पष्ट रेखा है जिसको ना देखा जा सकता है। और किस प्रकार से ये जो एंग्लो सेक्शन के द्वारा बोली जाने वाली जो ये स्पीच थी, एक बोली थी, ये किस प्रकार से आधुनिक भाषा बन गई है, आधुनिक इंग्लिश बन गई है, और किस मुकाबले में इसमें बहुत सारे चेंजेज आए हैं। देखिए, एंग्लो सेक्शन का ये बोली था और ये एंग्लो सेक्शन के बोली से मिलकर मॉडर्न इंग्लिश बन गया। तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस रहा है, ये दोनों में मतलब एंग्लो सेक्शन का से लेकर मॉडर्न इंग्लिश तक का जो इसका यात्रा रहा है, उसका ना एक क्लियर लाइन है, स्पष्ट रेखा है जिसे देखा जा सकता है। और इसमें ना बहुत सारे परिवर्तन भी आए हैं, यानी एंग्लो सेक्शन में इंग्लिश कुछ और था और मॉडर्न इंग्लिश में कुछ और हो गया है। तो ये इसके अंतर को ना देखा जा सकता है और इसमें ना बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। किस मामले में? मैटर्स ऑफ साउंड्स, इसके साउंड्स के मुकाबले में, वोकैबुलरी यानी शब्दावली के मामले में, ग्रामर एंड स्पेलिंग, ये तीनों के मामले में क्या है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। साउंड्स के मामले में, वोकैबुलरी, ग्रामर और स्पेलिंग के मामले में इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। बट ओल्ड इंग्लिश वॉज नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। ये जो ओल्ड इंग्लिश है ना, मतलब एक ही भाषा से मिलकर बना हुआ ये भाषा नहीं, एक ही बोली से मिलकर ये भाषा नहीं बना है। यानी ओल्ड इंग्लिश जो है ना, सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज नहीं है, ये ना बहुत सारे डायलेक्ट्स, बहुत सारे बोलियों से मिलकर बना है। वी कैन डिस्टिंग्विश 4 डायलेक्ट्स इन ओल्ड इंग्लिश, यानी ये जो ओल्ड इंग्लिश है ना, इसको ना हम 4 डायलेक्ट्स यानी 4 बोलियों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब बांट सकते हैं। यानी ओल्ड इंग्लिश को कितने बोलियों में बांट सकते हैं? 4 बोलियों में। देखिए वो कौन कौन से बोली है? दे आर कैंटिस, नॉर्थम्बरियन, मर्सियन एंड वेस्ट सेक्शन। यानी ओल्ड इंग्लिश में कितनी डायलेक्ट्स है? 4। पहला कौन सा है? कैंटिस। कौन है? कैंटिस। और दूसरा कौन सा है? नॉर्थम्बरियन। और तीसरा कौन सा है? मर्सियन। और चौथा कौन सा है? वेस्ट सेक्शन। देखिए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। Thus it can be said that old English was dialectical। देखिए ओल्ड इंग्लिश ना 4 डायलेक्ट से मिलकर बना है, इसीलिए ओल्ड इंग्लिश को ना हम लोग डायलेक्टिकल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डायलेक्टिकल इंग्लिश भी कह सकते हैं। This is understandable because 3 different Anglo-Saxon tribes were involved and it was but natural that a variety in language existed। देखिए ओल्ड इंग्लिश जो है ना, ओल्ड इंग्लिश में आपको ना वैरायटी देखने को मिला, विविधता देखने को मिलेगा। अच्छा, विविधता क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ओल्ड इंग्लिश के जब ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड चल रहा था ना, तब ना यहाँ इंग्लिश में और इंग्लैंड पे एंग्लो सेक्शन का जो 3 ट्राइब्स था, अलग अलग जो जनजाति था, उसने आक्रमण किया था। और ये जब आया था इंग्लैंड पे आक्रमण किया था, तो अपने साथ ये अपना भाषा भी लेके आया था। तो यहाँ का जो इंग्लिश था ना, उसमें ये अपना भाषा भी मिक्स कर दिया था, जिसकी वजह से ओल्ड इंग्लिश में ना वैरायटी देखने को मिलता है, विविधता देखने को मिलता है। आइए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है इसमें। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, यानी ओल्ड इंग्लिश की ना कुछ विशेषताएं हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। देखिए इसमें लिखा गया है सम फीचर्स ऑफ ओई मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। देखिए ओ ई का मतलब होता है ओल्ड इंग्लिश। क्या होता है? ओल्ड इंग्लिश। तो ओल्ड इंग्लिश का ना इसका कुछ फीचर्स है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो इसको ना बहुत डिफिकल्ट बनाता है, इसको बहुत हार्ड बनाता है टू रीड एंड अंडरस्टैंड। मतलब ओल्ड इंग्लिश का ना कुछ विशेषता है जिसकी वजह से इसको ना पढ़ना और समझना बड़ा मुश्किल है। द टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड, मतलब इस पीरियड में जितने भी टेक्स्ट लिखे गए थे, जितने भी बुक्स लिखे गए थे, जितनी भी किताबें लिखी गई थी, जितनी भी पुस्तकें लिखी गई थी, उसको पढ़ना और समझना बड़ा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? तो इसके कुछ ऐसे फीचर्स, इसके ऐसे कुछ विशेषताएं हैं जिसकी वजह से इसको पढ़ना और समझना बड़ा मुश्किल है। देखिए वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं। द लैंग्वेज लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स एलियन स्पेलिंग, अनफैमिलियर वोकेबलरी एंड ए टोटली डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। देखिए ओल्ड इंग्लिश जो था ना, लुक्स डिफरेंट, मतलब ये बिल्कुल भी अलग लगता था, मतलब बिल्कुल अलग लैंग्वेज था ओल्ड इंग्लिश। बिकॉज ऑफ इट्स एलियन स्पेलिंग, क्योंकि इसका जो स्पेलिंग था वो एलियन था, मतलब विदेशी स्पेलिंग था इसका। अनफैमिलियर वोकेबलरी, ओल्ड इंग्लिश का जो वोकेबलरी था, इसका जो डिक्शनरी था, इसका जो शब्दावली था, वो अनफैमिलियर था, मतलब इससे लोग भली भांति परिचित नहीं थे। एंड ए टोटली डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, और उसका जो व्याकरण संबंधी जो संरचना था, यानी ग्रामेटिकल जो इसका स्ट्रक्चर था, वो भी बड़ा डिफरेंट था, यानी सबसे अलग था। और इसी के कारण इसमें ना जितने भी टेक्स्ट लिखे गए, जितने भी बुक लिखे गए, उसको ना पढ़ना और समझना बड़ा डिफिकल्ट था, बड़ा मुश्किल था। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है।
द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओई इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी फाइंड विथ टूडे। देखिए इसमें लिखल है ओल्ड इंग्लिश का जो राइटिंग सिस्टम था, इसका जो लेखन प्रणाली था ना, वह आज के लेखन प्रणाली से बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल अलग था, भिन्न था। When the Anglo-Saxons came to England, they used a system of writing which was in use the northern and western part of the Europe। देखिए जब एंग्लो सेक्शन, वेन का मतलब यहाँ पे जब हो जाएगा, वेन द एंग्लो सेक्शन केम टू इंग्लैंड, जब एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड में आया था, दे यूज्ड ए सिस्टम ऑफ राइटिंग, तब वे लोग जो है ना, एंग्लो सेक्शन जो है कौन से लेखन प्रणाली का यूज करता था, व्हिच वाज इन यूज इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप। तो यूरोप के नॉर्दर्न यानी उत्तरी भाग में एंड वेस्टर्न और पश्चिमी भाग में जिस राइटिंग सिस्टम का यूज होता था, उसी राइटिंग सिस्टम का यूज एंग्लो सेक्शन के द्वारा किया जाता था। देखिए ये जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न जो मतलब यूरोप का जो पार्ट है, इसको ना प्रेजेंट डे में आज हम लोग क्या कहते हैं, जर्मनी कहते हैं और स्कैंडिनेविया, क्या कहते हैं, जर्मनी और स्कैंडिनेविया कहते हैं। तो जर्मनी और स्कैंडिनेविया का जो राइटिंग सिस्टम था ना, इसी को लेकर एंग्लो सेक्शन कहाँ आया था, इंग्लैंड में आया था। दिस राइटिंग सिस्टम यूज द र्यूनिक अल्फ़ाबेट, और ये जो मतलब राइटिंग सिस्टम जो एंग्लो सेक्शन लेके आया था ना, उसका जो अल्फ़ाबेट था ना, वो कौन सा अल्फ़ाबेट था, र्यूनिक अल्फ़ाबेट। कौन सा था, र्यूनिक अल्फ़ाबेट। आज हम लोग जो इंग्लिश लिखते हैं कौन सा अल्फ़ाबेट में लिखते हैं, रोमन अल्फ़ाबेट में लिखते हैं। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। द र्यूनिक कैरेक्टर्स वेयर composed of sharp straight lines without curves। देखिए ये जो र्यूनिक अल्फ़ाबेट है ना, इसके जो कैरेक्टर्स थे, इसके जो अक्षर सब थे ना, शार्प स्ट्रेट लाइंस विदाउट कर्व्स, इसमें ना कहीं भी कर्व्स नहीं था, ये कहीं से घुमा हुआ नहीं था, ये सीधी सीधी लाइंस थी, सीधी सीधी रेखाएं थी। देखिए आगे इसमें क्या लिखा गया है, मेनी ऑफ दीज लेटर्स आर फाउंड ऑन वेपन्स सच एज एरोज, एक्सेस, नाइफ, हैंडल्स, स्वर्ड्स, ईटीसी। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, ये जो र्यूनिक अल्फ़ाबेट है ना, इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, इसके जो मतलब अक्षर होते हैं ना, मतलब वो पाए जाते हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वेपन्स मतलब अस्त्र पे पाए जाते हैं, मतलब हथियारों पे पाए जाते हैं। कौन कौन से हथियारों पे, कौन कौन से अस्त्रों पे पाए जाते हैं, जैसे में एरोज मतलब तीर हो गया, एक्सेस कुल्हाड़ी हो गया, नाइफ चाकू हो गया, हैंडल्स ये जो चाकू का जो हैंडल्स होता है उस पे पाया जाता है, स्वर्ड्स तलवारों पे पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि र्यूनिक अल्फ़ाबेट जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये वेपन्स पे पाए जाते हैं, अस्त्रों पे पाए जाते हैं। कौन कौन से अस्त्रों पे, तो एरोज पे, एक्सेस पे, नाइफ हैंडल्स पे और स्वर्ड्स पे, ये सभी पाए जाते हैं। देखिए आगे इसमें क्या लिखा गया है, सम आर टू बी सीन इन मोनूमेंट्स, मतलब कुछ र्यूनिक कैरेक्टर जो है ना मोनूमेंट्स पे भी देखे जाते हैं। मतलब मोनूमेंट्स का अर्थ होता है स्मारक, क्या होता है, स्मारकों पे पाए जाते हैं, ज्वेलरी गहनों पे पाए जाते हैं, एंड कास्केट मेड ऑफ बोन्स, और हड्डियों से बने जो कास्केट होते हैं, जो रत्न पेटी होते हैं, उस पे भी पाए जाते हैं। बट देयर मैसेज आर डिफिकल्ट टू ड्राइव एज मोस्ट ऑफ देम आर जनरली सिंबॉलिक। लेकिन देखिए ये जो र्यूनिक अल्फ़ाबेट जो है ना, ये कास्केट पे लिखे जाते हैं, ज्वेलरी पे लिखे जाते हैं, ये स्वर्ड्स पे लिखे जाते हैं, हैंडल्स पे लिखे जाते हैं, चाकू के ये नाइफ के जो हैंडल्स होते हैं उस पे भी लिखे जाते हैं, एरोज और एक्सेस पे लिखे जाते हैं। लेकिन इनको लिखने के पीछे जो मैसेज है, जो मकसद है, जो ये लिख कर जो ये संदेश देना चाहते हैं ना, उसको ना समझना बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा मुश्किल है। क्यों, क्योंकि ये सभी जो लेटर्स होते हैं, ये सभी जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो सिम्बॉलिक होते हैं, प्रतीकात्मक होते हैं, मतलब संकेतों के द्वारा समझाया जाता है। और ये जो प्रतीकात्मक जो लेटर होता है, जो संकेतों वाली जो लेटर्स होता है, जो भाषा होता है, ये सबको समझ में नहीं आता है। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। आफ्टर 6th century the spread of Christianity led to the gradual use of the Roman script as this was the writing of the Latin religious text। आइए देखते हैं। देखिए अभी ये 6th सेंचुरी की बात चली, लेकिन 6th सेंचुरी से पहले र्यूनिक अल्फ़ाबेट का यूज हो रहा था, एंग्लो सेक्शन सब आया था और इंग्लैंड पे आक्रमण किया था। लेकिन 6th सेंचुरी में क्या होता है, स्प्रीड ऑफ क्रिश्चियनिटी मतलब ईसाई धर्म का ना स्प्रीड होता है, मतलब विस्तार होता है, प्रचार प्रसार होता है, लेड टू द ग्रेजुअल यूज ऑफ द रोमन, ग्रेजुअली यूज ऑफ द रोमन स्क्रिप्ट। देखिए जैसे जैसे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होता है, वैसे वैसे रोमन स्क्रिप्ट यानी रोमन लिपि का भी क्या होता है, प्रचार प्रसार होता है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, इंग्लिश को ना रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। कौन सा स्क्रिप्ट में, रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। लेकिन इससे पहले जो एंग्लो सेक्शन जिस भाषा का यूज़ करता था, जिस राइटिंग सिस्टम का यूज़ करता था, उसके लिए वो र्यूनिक कैरेक्टर्स का यूज़ करता था, यानी र्यूनिक अल्फ़ाबेट का यूज़ करता था। लेकिन
ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के बाद कौन से अल्फ़ाबेट का यूज होने लगता है? रोमन। अच्छा, रोमन अल्फ़ाबेट का यूज क्यों होता है? क्योंकि ये जो ईसाई धर्म के जो लोग होते हैं ना, इनकी जितनी भी धार्मिक पुस्तकें होती है वो लैटिन भाषा में लिखी जाती है और लैटिन को रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। द रोमन अल्फ़ाबेट adopted by the Anglo-Saxons passed through some variations before it reached its present shape in modern English। देखिए, मॉडर्न इंग्लिश में हम आज जिस रोमन स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, रोमन अल्फ़ाबेट को पढ़ते हैं ना, तो मॉडर्न इंग्लिश में आते आते ना ये जो रोमन अल्फ़ाबेट है इसमें ना बहुत सारे वेरिएशंस आए हैं, बहुत सारे बदलाव आए हैं, इसको ना बहुत सारे वेरिएशन से होकर गुजरना पड़ा है। और बहुत सारे वेरिएशंस के बाद ये जो एंग्लो सेक्शन है ना, ये भी रोमन अल्फ़ाबेट को क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है, इसको एडॉप्ट कर लेता है। देखिए यहाँ पे एडॉप्ट लिखा हुआ है, एडॉप्ट मतलब होता है अपनाना। क्या होता है? अपनाना। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाएगा कि एंग्लो सेक्शन के द्वारा कौन से सेंचुरी में रोमन अल्फ़ाबेट को एडॉप्ट किया जाता था? 6th सेंचुरी में। कौन से सेंचुरी में? 6th सेंचुरी में। अगर आपसे पूछेगा कि क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड कौन से सेंचुरी में हुआ? तो 6th सेंचुरी में। कौन से सेंचुरी में? 6th सेंचुरी में हुआ। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। The old Saxon forms were superseded by French characters and some new letters were added the alphabet such as Q, W, J after the Norman conquest of AD 1066। देखिए 1066 में क्या होता है? तो 1066 में होता है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। क्या होता है? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, यानी नॉर्मन का विजय होता है, नॉर्मन का जीत होता है। और नॉर्मन कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। तो फ्रांस का जब जीत हो जाता है किस पे? इंग्लैंड पे। तो इसमें ना बहुत सारे जो फ्रेंच वर्ड है ना, फ्रेंच वर्ड वह किसका जगह ले लेते हैं? सुपरसीडेड मतलब होता है जगह ले लेना। फ्रेंच वर्ड जो है ना, ये किसका जगह ले लेता है? लैटिन का। किसका जगह ले लेता है? लैटिन का। यानी जहाँ पे लैटिन का यूज हो रहा था ना, वहाँ पे कौन से वर्ड का यूज होने लगता है? फ्रेंच का। कब होने लगता है? तो 1066 में। क्यों होने लगता है? तो नॉर्मन का विजय हो जाता है, नॉर्मन लोग जो होते हैं ना उनकी जीत हो जाती है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। फॉरेन इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश, यानी ओल्ड इंग्लिश में ना विदेशी क्या प्रभाव रहा है इसके बारे में पढ़ते हैं कि मतलब विदेशी प्रभाव क्या क्या पड़ा है ओल्ड इंग्लिश पर। आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज द स्टोरी ऑफ रिपीटेड इंक्लूजन्स ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स इनटू द इंग्लिश वोकैबुलरी। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। यानी स्टोरी ऑफ इंग्लिश का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी का इतिहास। क्या होता है? अंग्रेजी का इतिहास। तो अंग्रेजी का जो इतिहास है ना वह रहा है, कैसा रहा है? तो रिपीटेड इंट्रूजन ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स, यानी विदेशी अक्षरों, विदेशी तत्वों का हमेशा जो है ना रिपीटेड, बार बार ना घुसपैठ होते रहा। इंट्रूजन का मतलब होता है घुसपैठ और रिपीटेड का मतलब होता है बार बार, और फॉरेन एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? विदेशी तत्व या विदेशी अक्षर भी बोल सकते हैं। तो ये जो है ना इंग्लिश का जो इतिहास है ना, कैसा इतिहास है? तो इसमें ना बार बार जो है रिपीटेड, यानी बार बार जो है विदेशी शब्दों का क्या होते रहा? इंट्रूजन्स होते रहा है, मतलब घुसपैठ होते रहा। यानी इंग्लिश का जो डिक्शनरी, इंग्लिश का जो वोकैबुलरी, इंग्लिश का जो शब्दावली है, इसमें ना हमेशा से विदेशी शब्दों का क्या होते रहा है? मतलब आगमन होते रहा है, हमेशा इसमें विदेशी शब्द शामिल होते रहे हैं। फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स द कंट्री हैड बीन सब्जेक्टेड टू सक्सेसिव एग्रेशंस by foreign invaders such as the Romans, French and Scandinavians। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा है फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स, यानी पहले के समय से ही द कंट्री हैड बीन सब्जेक्टेड टू सक्सेसिव एग्रेशंस, यानी ये जो कंट्री है इंग्लैंड, हमेशा किसी न किसी का इस पे आक्रमण होते रहा है, हमेशा इसको किसी न किसी के एग्रेशन का, हमेशा किसी न किसी के गुस्से का इसको सामना करना पड़ रहा है। बाय फॉरेन इन्वेडर्स, यानी विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा। जैसे में ये कौन कौन से विदेशी आक्रमणकारी थे जो इंग्लैंड पे आक्रमण करते रहे हैं? तो रोमन्स हो गया, फ्रेंच हो गया, स्कैंडिनेवियन हो गया। यानी ये फ्रेंच आक्रमणकारी, फ्रेंच इन्वेडर्स, स्कैंडिनेवियन इन्वेडर्स, ये हमेशा जो है ना ये अंग्रेजों पे यानी इंग्लैंड पे क्या करते रहे? आक्रमण करते रहे हैं। अर्लियर दे ब्रॉट their own language but later based word on English a fair share of their vocabulary। देखिए ये जितने भी विदेशी जो आक्रमणकारी थे, फॉरेन इन्वेडर्स थे, वह इंग्लैंड में आए। तो जब इंग्लैंड में आए तो अपने साथ ना वो अपना भाषा लेकर आए। ओन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? अपना भाषा। वो अपना भाषा लेकर आए।
बट लेटर वेस्टवर्ड ऑन इंग्लिश ए फेयर शेयर ऑफ देयर वोकेबलरी। लेकिन जब वो अपने साथ अपना भाषा लेके आए तब वो तो चले गए, लेकिन इंग्लिश वोकेबलरी को, अंग्रेजी शब्दावली को अपना शब्द देकर चले गए, शेयर करके चले गए। इन द ओई पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंस वेयर लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन। यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड में सबसे ज़्यादा, सब मेजर मतलब होता है सबसे बड़ा, इन्फ्लुएंसेस का मतलब होता है प्रभाव, सबसे बड़ा प्रभाव किसी का रहा है तो वह रहा है लैटिन और स्कैंडिनेवियन का। किसका रहा है? लैटिन और स्कैंडिनेवियन का रहा है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। देखिए ओल्ड इंग्लिश पर ना लैटिन का क्या इन्फ्लुएंस रहा है, लैटिन का क्या प्रभाव रहा है, इसको देखते हैं और इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है, परहैप्स नो सिंगल लैंग्वेज हैज इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश एज मच एज लैटिन। इसमें लिखा गया है इंग्लिश को इन्फ्लुएंस करने में जितना योगदान लैटिन का रहा है उतना किसी भी लैंग्वेज का नहीं रहा है। शायद ही कोई दूसरा लैंग्वेज होगा, शायद ही कोई सिंगल लैंग्वेज होगा, शायद ही कोई अकेला लैंग्वेज होगा, भाषा होगा जो इंग्लिश को प्रभावित किया होगा लैटिन जितना। यानी सबसे ज्यादा इंग्लिश को प्रभावित किसने किया? लैटिन ने किया। वर्ड्स इन लैटिन एग्जिस्टेड इन इंग्लैंड बिफोर द कमिंग ऑफ द एंग्लो सेक्शंस। देखिए इसमें लिखा गया है इंग्लैंड में ना लैटिन वर्ड एग्जिस्टेड, मतलब लैटिन वर्ड पाए गए हैं बिफोर द कमिंग ऑफ द एंग्लो सेक्शन, यानी एंग्लो सेक्शन के आने से पहले से ही लैटिन वर्ड ना इंग्लैंड में क्या थे? विद्यमान थे, यानी इंग्लैंड में पाए गए थे और पाए जाते थे। इन एंशियंट टाइम्स लैटिन हैड द स्टेटस ऑफ ये वर्ल्ड लैंग्वेज। देखिए एंशियंट टाइम में यानी प्राचीन समय में, प्राचीन काल में लैटिन को ना स्टेटस प्राप्त था, मतलब ओहदा प्राप्त था कौन से लैंग्वेज का? वर्ल्ड लैंग्वेज का। यानी ये विश्व भाषा के रूप में लैटिन जाना जाता था, पहचाना जाता था। द लैंग्वेज ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज, दोबारा पढ़ दे रहा हूं, द लैंग्वेज ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज व्हिच हैड कम अंडर रोमन रूल हैड बिकम रोमनाइज्ड। देखिए अब इसके हिंदी को समझते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। द लैंग्वेज ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज, यानी कुछ यूरोपीय देशों के जो भाषा सब था ना, व्हिच हैड कम अंडर रोमन रूल, जब वह रोमन साम्राज्य के अधीन में आ गया। देखिए रोमन साम्राज्य कहाँ का है? फ्रांस का है। कहाँ का है? फ्रांस का है। तो यूरोपीय देशों के जब कुछ, मतलब देशों के कुछ भाषा जो है रोमन साम्राज्य के अधीन में आ गया और उसका रोमनीकरण होने लगा, रोमनाइज का मतलब था रोमनीकरण होने लगा। जैसे में देखिए गॉलिश जो है ना, गॉलिश यूरोप का भाषा है और ये जो है ना, मतलब ये किसमें चेंज हो गया था? फ्रेंच में चेंज हो गया। तो ये फ्रेंच में चेंज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? गॉलिश का रोमनीकरण हो गया। क्या हो गया? रोमनीकरण हो गया। तो रोमनीकरण का जो ये प्रोसेस होता है, देखिए ये कब रुक जाता है। However, this process of Romanization was halted by the arrival of the Anglo-Saxon। देखिए ये जो है रोमन साम्राज्य के जो लोग थे, रोमन रूल मतलब होता है रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य जो था ना इंग्लैंड के लोगों पर तो ये आक्रमण किया ही था, लेकिन यूरोप से जो लोग इंग्लैंड में आए हुए थे ना, उनके भाषा को ना ये फ्रेंच में बदल देता था। किस में बदल देता? फ्रेंच में बदल देता था। और इसी को हम लोग रोमनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोमनाइजेशन। लेकिन इसका जो रोमनाइजेशन का प्रक्रिया था ना, वह हॉल्टेड हो जाता है, मतलब वह रुक जाता है। कब रुक जाता है? तो जैसे ही इंग्लैंड में आगमन होता है किसका? एंग्लो सेक्शन का। किसका? एंग्लो सेक्शन का। वैसे ही क्या होता है, ये जो रोमनाइजेशन का जो प्रक्रिया होता है यह रुक भी जाता है और ये जो रोमन साम्राज्य जो होता है ना, वो क्या हो जाता है? कोलैप्स हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि रोमन साम्राज्य का विनाश कब हो जाता है, ये कब कोलैप्स कर जाता है, तो जैसे ही इंग्लैंड में एंग्लो सेक्शन का आगमन होता है वैसे ही रोमन साम्राज्य का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है, उसका नाश हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है, रोमन एम्पायर का, रोमन साम्राज्य का। मोस्ट ऑफ द बोरोड वर्ड्स इन लैटिन रिलेट टू द एरियाज इन व्हिच द supremacy of the Romans were recognized, that is military, agriculture and trade and commerce। देखिए आइए इसकी हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द बोरोड वर्ड्स इन लैटिन, मतलब लैटिन के जितने भी वर्ड इंग्लिश में शामिल किए गए थे ना, ये सभी वर्ड जो थे ना वह मिलिट्री से जुड़े हुए थे, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, ट्रेड से जुड़े हुए थे और कॉमर्स से जुड़े हुए शब्द थे। और ये सभी जो वर्ड थे ना, ये सभी लैटिन वर्ड थे। कौन से वर्ड थे? लैटिन वर्ड थे। और इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए जितने भी लैटिन वर्ड थे सबको ना कहाँ पे शामिल किया गया था? इंग्लिश में। कहाँ पे? इंग्लिश में। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है और क्या बताया गया है। इसमें आगे लिखा गया है
सम एग्जाम्पल्स आर वाल फ्रॉम लैटिन वालम। देखिए कुछ वर्ड जो है जिसको लैटिन से मतलब इंग्लिश वोकैबुलरी में शामिल किया गया, उसमें पहला वर्ड दिया गया वाल। क्या दिया गया? वाल। तो वाल को ना लैटिन के वालम से लिया गया। किससे लिया गया? वालम से। अच्छा दूसरा है टाइल। क्या है? टाइल। तो टाइल को ना लैटिन के टेक्वाइला शब्द से लिया गया। किससे लिया गया? टेक्वाइला से। दूसरा है, तीसरा है माइल। माइल को लिया गया है लैटिन के मिलिया पासम से। एंड मेनी डेरिवेटिव्स। और इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स को क्या किया गया है? बोरो किया गया है। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। About AD 600, Christianity began to spread in England together with the rise of literacy। देखिए 600 के आसपास में, ठीक है, AD 600 के आसपास में क्या होता है? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होने लगता है इंग्लैंड टुगेदर विद द राइज ऑफ लिटरेसी। और जैसे जैसे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होता है वैसे ही इंग्लैंड में ना उसके साथ साथ लिटरेसी में भी राइज होता है। लिटरेसी में भी यानी साक्षरता दर में भी क्या होता है? वृद्धि होता है। द क्रिश्चियन मिशनरीज ट्रांसलेटेड ए लार्ज नंबर ऑफ लैटिन टेक्स्ट मोस्टली इन नॉर्थम्बेरियन एंड मेड वर्ड ग्लॉसेस। देखिए उसके बाद क्या होता है? ईसाई धर्म के जो मिशनरीज सब है, ईसाई धर्म के जो धर्म प्रचारक सब है, वह क्या करते हैं? मतलब जितने भी लैटिन में जो पुस्तकें लिखी गई थी और नॉर्थम्बेरियन में जो पुस्तकें लिखी गई थी वो सब का इन लोगों ने क्या करने शुरू कर दिया? ट्रांसलेशन, मतलब इसका अनुवाद करना शुरू कर दिया। देखिए ईसाई धर्म के जो लोग थे वह लैटिन भाषा में और नॉर्थम्बेरियन भाषा में जो टेक्स्ट लिखा गया था, जो बुक लिखा गया था, उसका इन्होंने इंग्लिश में, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दिया। अंग्रेजी में इसको अनुवाद करने लगे। एंड मेड वर्ड ग्लॉसेस। और उन सभी वर्ड का इन्होंने ग्लॉसेस यानी व्याख्या भी किया। मेनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन एग्जिस्टेंस टुडे। देखिए मतलब वे सभी वर्ड्स जिसको लैटिन से इंग्लिश में मतलब शामिल किया गया, नॉर्थम्बेरियन से इंग्लिश में शामिल किया गया, वे सभी वर्ड जो है ना आज भी एग्जिस्टेंस मतलब आज भी अस्तित्व में है, आज भी पाए जाते हैं। आर बोरोड फ्रॉम लैटिन आर रिलेटेड टू रिलीजियन। और जितने भी लैटिन वर्ड को इंग्लिश में शामिल किया गया था वे सभी जो वर्ड थे ना वो रिलेटेड मतलब जुड़े हुए थे रिलीजन यानी धर्म से। देखिए वे सभी वर्ड्स कौन कौन से? हेवन हो गया, हेल हो गया, गॉड हो गया, गॉस्पेल हो गया, एस्टर हो गया, सीन हो गया, अल्टर हो गया, एबॉट हो गया, आल्म्स हो गया, एंजल हो गया, मास हो गया, नन हो गया, प्रीस्ट हो गया, ईटीसी अदर। मतलब ये सभी जो लैंग्वेज है ना, ये सभी जो वर्ड्स है ना, ये सभी लैटिन वर्ड्स है और इसको इंग्लिश में शामिल किया गया था। अदर वर्ड्स रिलेटिंग टू लर्निंग साइंस, मेडिसिन, आर्ट, हिस्ट्री, ग्रामेटिकल, मास्टर, पेपर, स्कूल, वर्ड्स, मीटर, एंकर, क्यूकम्बर, लिली, कैंडल, प्लांट, टाइगर एंड सो ऑन। ये सभी वर्ड जो है ना, ये सभी वर्ड्स भी कैसे हैं? लैटिन वर्ड है और इनको कहाँ पे शामिल किया गया है? इंग्लिश में शामिल किया गया है। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश, यानी ओल्ड इंग्लिश पे स्कैंडिनेवियन का इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव। The second major linguistic invasion of English came as a result of the Scandinavian attacks on Old English। देखिए इसमें लिखा है द सेकेंड मेजर लिंग्विस्टिक इन्वेजन, यानी मतलब ओल्ड इंग्लिश पे जो दूसरा सबसे बड़ा भाषाई जो आक्रमण हुआ था। लिंग्विस्टिक आक्रमण, इन्वेजन का मतलब होता है भाषाई आक्रमण, यानी इंग्लिश पे सबसे बड़ा जो भाषाई आक्रमण हुआ था वह किसके अटैक्स के बाद हुआ था? तो स्कैंडिनेवियन के अटैक्स के बाद हुआ था। दे वेयर द जर्मेनिक इनहेबिटेंट्स ऑफ नॉर्वे। ये जो स्कैंडिनेवियन लोग जो थे ना वह कहाँ के रहने वाले थे? तो ये सभी ना जर्मेनिक इनहेबिटेंट्स थे, यानी जर्मनी के निवासी थे। इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी। अच्छा ये जर्मेनिक इनहेबिटेंट्स जो थे ये कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे के, स्वीडन के और डेनमार्क के रहने वाले थे। अगर आपसे पूछेगा कि स्कैंडिनेवियन लोग जो थे या कहाँ से बिलोंग करते थे, तो नॉर्वे और स्वीडन और डेनमार्क से बिलोंग करते थे। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। देखिए आगे इसमें क्या लिखा है, हु एज वन टाइम नेबर्स ऑफ द एंग्लो सेक्शन इन 5th सेंचुरी यूरोप। देखिए ये जो स्कैंडिनेवियन सब था ना 5th सेंचुरी के यूरोप में एंग्लो सेक्शन का क्या था? नेबर्स था यानी पड़ोसी था। वी आर क्लोजली रिलेटेड टू देम इन ब्लड एंड लैंग्वेज, यानी 5th सेंचुरी के यूरोप में ये जो स्कैंडिनेवियन और एंग्लो सेक्सन जो थे ना ये सभी पड़ोसी थे और दोनों के बीच जो रिलेशन था ना वह घनिष्ठ मतलब संबंध था। घनिष्ठ, क्लोजली रिलेटेड का मतलब क्या होता है? घनिष्ठ संबंध था। और कैसे संबंध था? तो ब्लड एंड लैंग्वेज मतलब दोनों के बीच खून और भाषा का संबंध था।
दिस डेयरिंग सी फियरिंग पीपुल वी आर कॉल्ड विकिंग्स। और ये जो मतलब एंग्लो सेक्शन और स्कैंडिनेवियन लोग जो थे ना, ये सभी जो थे ना, डेयरिंग का मतलब होता है साहसी, ये बड़े साहसी लोग थे। सी फियरिंग, और समुद्री यात्रा में इनको महारत हासिल था, इसीलिए इनको ना विकिंग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकिंग्स। विकिंग is from the middle of the 8th century to the beginning of the 11th century। यानी ये जो विकिंग एज है ना, ये कब से कब तक चलता है? तो मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी, यानी 8th सेंचुरी के मिडिल से लेके 11th सेंचुरी के बिगिनिंग तक, यानी शुरुआत तक। तो ये स्कैंडिनेवियन का क्या क्या इन्फ्लुएंस था ओल्ड इंग्लिश पे, इसको हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए आगे क्या लिखा गया इसमें। आगे लिखा गया है स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओई वोकेबलरी, यानी ओल्ड इंग्लिश के वोकेबलरी पे स्कैंडिनेवियन का क्या क्या इन्फ्लुएंस रहा है, स्कैंडिनेवियन का क्या क्या प्रभाव रहा है, इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है द रिजल्ट ऑफ 2 centuries of close contact with the Scandinavian had an unavoidable effect on the language of the Anglo-Saxons। इसमें लिखा हुआ है द रिजल्ट ऑफ 2 centuries of close contact with the Scandinavian and unavoidable effects on the language of the Anglo-Saxon। देखिए एंग्लो सेक्सन और स्कैंडिनेवियन, ये दोनों के बीच ना क्लोज कांटेक्ट था, मतलब घनिष्ठ संपर्क था। और घनिष्ठ संपर्क होने की वजह से इंग्लिश पे ना इसका अनएवॉइडेबल मतलब अपरिहार्य, अनएवॉइडेबल का मतलब क्या होता है? मतलब अपरिहार्य, इसको अनिवार्य भी बोला जाता है। तो ये दोनों के बीच जो घनिष्ठ जो संबंध था ना, इसका ना अनिवार्य प्रभाव पड़ता है, किस पे? इंग्लिश पे पड़ता है। This influence was not immediately apparent because of the hostile relationship between the Danes and the Anglo-Saxon। देखिए ये स्कैंडिनेवियन और एंग्लो सेक्शन के बीच जो घनिष्ठ संबंध था, इसका जो असर है ना वो इंग्लिश पे पड़ता है। लेकिन ये दोनों का जो असर इंग्लिश से पड़ता है ना, इमीडिएटली मतलब तत्काल देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं देखने को मिलता है? क्योंकि ये जो स्कैंडिनेवियन है और एंग्लो सेक्शन है, दोनों के बीच जो रिलेशन था, दोनों के बीच जो संबंध था, होस्टाइल रिलेशनशिप था, यानी शत्रुता का संबंध था। डेंस एंड द एंग्लो सेक्शन, डेंस जो कहा जाता है स्कैंडिनेवियन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्कैंडिनेवियन को। और एंग्लो सेक्शन, तो एंग्लो सेक्शन है, तो दोनों के बीच कैसा मतलब रिलेशनशिप था? तो होस्टाइल रिलेशनशिप। टुवर्ड्स द end of 19th century, peaceful coexistence prevailed and many Danish words entering English which were very basic in nature। देखिए 19th सेंचुरी के एंड में क्या होता है, अंत में क्या होता है? पीसफुल कोएग्जिस्टेंस प्रिवेल्ड, मतलब दोनों के बीच ना शांतिपूर्ण कोएग्जिस्टेंस मतलब सहमति हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? मेनी डेनिश वर्ड एंटरिंग इंग्लिश व्हिच वेयर वेरी बेसिक इन नेचर। तो इंग्लिश में ना बहुत सारे जो डेनिश वर्ड है, बहुत सारे डेनिश वर्ड है वो शामिल हो जाते हैं किसमें? इंग्लिश में। और ये सभी डेनिश वर्ड कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर, मतलब बुनियादी शब्द होते हैं जिसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखिए इसमें अगर कोई ऐसा वर्ड होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे, मैं समझाऊंगा। देखिए आगे इसमें क्या लिखा गया है? दीज वर्ड्स सेंटर्ड थ्रू एवरीडे इंटरेक्शन, सम ऑफ दीज वर्ड्स आर। देखिए ये जो डैनिश, यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लिखे गए सभी डैनिश वर्ड है। कौन से वर्ड है? डैनिश वर्ड है। और डैनिश वर्ड जो है ये कहाँ के रहने वाले लोग बोलते थे? स्कैंडिनेविया के। कहाँ के? स्कैंडिनेविया के। तो ये सभी जो डैनिश वर्ड है ना वो मतलब शामिल हुए इंग्लिश में। कैसे? तो एवरीडे इंटरेक्शन मतलब हर रोज जो मतलब बोलचाल होता है ना, लोगों के बीच जो बातचीत होता है, उसके द्वारा ये सभी डैनिश वर्ड इंग्लिश में शामिल हुए हैं। आइए आगे पढ़ते, आगे क्या लिखा गया है। Apart from this, Scandinavian borrowing are found in family names and place names। देखिए मतलब स्कैंडिनेवियन से जो वर्ड शामिल किए गए थे वे सभी वर्ड जो थे अभी ऊपर मैं पढ़ा हूँ यहाँ पे, ये सभी तो वर्ड है ही स्कैंडिनेवियन। इसके अलावे ना और भी बहुत सारे स्कैंडिनेवियन जो वर्ड शामिल किया गया इंग्लिश में, वे सभी वर्ड जो है ना फैमिली के नाम से जुड़े हुए, जगहों प्लेसेस नेम्स का मतलब होता है जगह का नाम, जगहों के नाम से जुड़े हुए हैं। It is interesting to notice that Scandinavian words were not restricted to nouns, verbs and adjectives। मतलब ये ना मतलब इंटरेस्टिंग टू नोटिस दैट, मतलब ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि स्कैंडिनेवियन जो वर्ड है वी आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू नाउन्स, मतलब ये नाउन तक ही सीमित नहीं था। verbs and adjectives, ये verb और adjectives तक ही सीमित नहीं था। structure words like preposition and conjunctions and other forms such as pronouns and adverbs were freely borrowed। देखिए स्कैंडिनेवियन से जो वर्ड इंग्लिश में शामिल किया गया था वे सभी नाउन,
वर्ब और एडजेक्टिव तक ही सीमित नहीं था, कुछ स्ट्रक्चर वर्ड्स को भी इंग्लिश में शामिल किया गया था। देखिए मतलब कुछ ऐसे स्कैंडिनेवियन वर्ड थे जो नाउन और प्रोनाउन थे और एडजेक्टिव थे, लेकिन कुछ ऐसे भी स्कैंडिनेवियन वर्ड थे जो स्ट्रक्चर वर्ड्स थे, और वे सभी कौन कौन थे, प्रीपोजिशन थे, कंजंक्शन था, और ये सभी जो है ना इसको भी इंग्लिश में शामिल किया गया था। 3 OE प्रोनाउंस मतलब ओल्ड इंग्लिश का जो 3 गो प्रोनाउन है, जैसे में हाई हो गया, हैरा हो गया, हिम हो गया, वे आर रिप्लेस्ड बाय देयर डैनिश काउंटर पार्ट्स। तो इन सभी वर्ड्स को ना डैनिश वर्ड्स के द्वारा क्या कर दिया गया था, रिप्लेस कर दिया गया था। जैसे में देखिए ये जो हाई है ना दे बन गया, हैरा जो है देयर बन गया, और यहाँ पे हिम जो लिखा गया वो क्या बन गया, देम बन गया। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। वर्ड्स लाइक बोथ, सेम, एलॉफ्ट, सिमिली, टू टिल, थ्रो, दो आर ऑल स्कैंडिनेवियन इन ओरिजिन। देखिए यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया, बोथ हो गया, सेम हो गया, एलॉफ्ट हो गया, सिमिली हो गया, टू टिल हो गया, थ्रो हो गया, दो हो गया, ये सभी जो वर्ड है ना मतलब ये प्योर स्कैंडिनेवियन वर्ड है, मतलब इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, एकदम शुद्ध स्कैंडिनेवियन वर्ड है। बट द मोस्ट रिमार्केबल बोरोविंग इज आर। देखिए जितने भी स्कैंडिनेवियन वर्ड को इंग्लिश में शामिल किया गया था ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो वर्ड था वो कौन था, आर था। कौन था, आर था। देखिए यहाँ पे आर लिखा गया है। द प्लूरल फॉर्म ऑफ द मोस्ट बेसिक वर्ब इन इंग्लिश टू बी। देखिए इंग्लिश में ना वर्ब टू बी जो है ना वह इज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, इज को। और इज जो है ना वर्ब टू बी का सिंगुलर फॉर्म है, और वर्ब टू बी का प्लूरल फॉर्म जिसका नाम है आर, इसको ना मतलब स्कैंडिनेवियन से इंग्लिश में शामिल किया गया था, और ये सबसे रिमार्केबल बोरोविंग था। Thus, the Scandinavian influence on OE extended beyond the vocabulary to touch the grammatical system as well। देखिए इस प्रकार से स्कैंडिनेवियन का जो इन्फ्लुएंस है, स्कैंडिनेवियन का जो प्रभाव है ओल्ड इंग्लिश पर ना सिर्फ इसके वोकेबलरी, इसके शब्दावली तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि इसका जो ग्रामेटिकल सिस्टम है ना उसको भी टच किया था, वहां तक पहुंच गया था। यानी स्कैंडिनेवियन का प्रभाव वोकेबलरी तक नहीं रहा, ग्रामेटिकल सिस्टम तक चला गया, और ग्रामेटिकल सिस्टम पर भी स्कैंडिनेवियन का प्रभाव पड़ा। आइए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा गया है। आगे पढ़ना है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। क्या पढ़ना है, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, यानी ओल्ड इंग्लिश का साहित्य। द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। यानी एंग्लो सेक्शन का जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, उसके दो प्रकार हैं। द फर्स्ट इज दैट व्हिच वाज अनडाउटेडली बोरोड brought by the Germanic tribes when they invaded England and is preserved in the oral tradition। देखिए ये एंग्लो सेक्शन का ना दो प्रकार का लिटरेचर है। पहला लिटरेचर तब है जब वह इंग्लैंड पे आक्रमण किया था। क्या किया था, इंग्लैंड पे आक्रमण किया था, और ये जो लिटरेचर है ना इसको ना प्रिजर्व किया गया है, मतलब संरक्षित रखा गया इन द ओरल ट्रेडिशन, मतलब मौखिक रूप से इसको क्या किया गया है, प्रिजर्व करके रखा गया, संरक्षित करके रखा गया है। The second is manifest in the songs, poems and religious writings found in the manuscript produced when literacy came into England। देखिए और दूसरा जो लिटरेचर है वह पाया जाता है कहाँ पे, गानों में, कविताओं में, धार्मिक पुस्तकों में, और मैन्युस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपियों में, इन सभी चीज़ों में दूसरे प्रकार के जो ये लिटरेचर वो पाए जाते हैं। और ये जो लिटरेचर है कब आया, जब इंग्लैंड में ना लिटरेसी आया, जब साक्षरता में वृद्धि आया, तब जो है इस तरह के लिटरेचर का निर्माण हुआ। अनफॉर्चुनेटली ओनली ए फ्रेगमेंट ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री हैज सर्वाइव्ड एंड द मैन्युस्क्रिप्ट्स आर द फॉलोइंग। देखिए इसमें लिखा गया है आज जो है फ्रेगमेंट ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री हैज सर्वाइव्ड एज द मैन्युस्क्रिप्ट्स आर द फॉलोइंग। मतलब कुछ ही जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है ना ओल्ड इंग्लिश के, कुछ ही मैन्युस्क्रिप्ट्स है जो आज बचे हुए हैं। पहला देखिए कौन सा है, द बियोल्फ है, द ज्यूनियस है, द एक्सेटर बुक है, द वर्सेली बुक है। ये सभी क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट्स है। किसके मैन्युस्क्रिप्ट्स है, तो ओल्ड इंग्लिश के। मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब क्या होता है, पांडुलिपि। क्या होता है, पांडुलिपि होता है। देखिए आगे इसमें क्या लिखा गया है, द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द एरा ऑफ किंग अल्फ्रेड। यानी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का मतलब ओल्ड इंग्लिश साहित्य का जो गोल्डन पीरियड है, इसका जो स्वर्णिम काल है, वह किसके एज को, किसके एरा को कहा जाता है, तो किंग अल्फ्रेड के एरा को। यानी किंग अल्फ्रेड का जो युग था ना उसको ओल्ड इंग्लिश का ना गोल्डन पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है।
आइए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। ही वॉज ए स्कॉलर, सोल्जर, लॉ गिवर एंड रूलर। ये जो किंग अल्फ्रेड थे ना, वह क्या थे? स्कॉलर यानी विद्वान थे, सोल्जर सैनिक थे, लॉ गिवर मतलब कानून बनाने वाले थे, एंड रूलर और शासक भी थे। व्हेन ही बिकेम किंग देयर वर नॉट इनफ स्कॉलर्स टू रीड द लैटिन सर्विस बुक्स एंड द अर्ली क्रिश्चियन लिटरेचर। देखिए, जब ये राजा बने थे ना, किंग अल्फ्रेड जब राजा बने थे ना, तो उस टाइम जो है वहाँ पे क्रिश्चियन का जो लिटरेचर था, ईसाई धर्म का जो लिटरेचर था, साहित्य था, उसको पढ़ने के लिए मतलब ज़्यादा विद्वान नहीं थे, ज़्यादा लोग नहीं थे जो इसको पढ़ सकते थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया था? When he became king, there were not enough scholars to read the Latin service books and the early Christian literature। देखिए, किंग अल्फ्रेड जब राजा बने थे ना, उस समय क्रिश्चियन लिटरेचर को यानी ईसाई धर्म का जो साहित्य था ना, उसको पढ़ने के लिए और लैटिन में जितना भी बुक सब लिखा गया था उसको पढ़ने के लिए ना, वहाँ पे स्कॉलर्स नहीं थे, मतलब विद्वान नहीं थे, विद्वानों की कमी थी। देखिए, उसके बाद ये क्या करते हैं किंग अल्फ्रेड? King Alfred brought in teachers and scholars from abroad, and he himself set out to translate many of the works in Latin into West section, including Bede's history। देखिए, इसमें क्या लिखा गया है? जब ईसाई धर्म के जो साहित्य था उसको पढ़ने के लिए जब विद्वान नहीं थे, तो किंग अल्फ्रेड जो है ना, ये टीचर यानी शिक्षक, स्कॉलर्स यानी विद्वानों को एब्रॉड यानी विदेश से मंगवाते हैं, एंड ही हिमसेल्फ सेट आउट टू ट्रांसलेट मेनी ऑफ द वर्क्स इन लैटिन इनटू वेस्ट सेक्शन। तो ये जो है ना, विद्वान को तो मंगवाते ही है, साथ ही ये खुद भी जो है ना बहुत सारे जो लैटिन भाषा में जो वर्क्स लिखा गया था, लैटिन भाषा में जो बुक सब लिखा गया था, उसका ना ये ट्रांसलेट करने लगते हैं, उसको ना ये अनुवाद करना स्टार्ट कर देते हैं। कौन से भाषा में था? वेस्ट सेक्शन में, इंक्लूडिंग बीड्स हिस्ट्री। और इस तरह से वह बीड्स का जो हिस्ट्री है ना, उसका भी ये ट्रांसलेशन करते हैं। कौन से भाषा में? वेस्ट सेक्शन में। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। द मोस्ट नोटेबल वर्क इंस्पायर्ड बाय अल्फ्रेड वाज द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल। देखिए, जो सबसे ज़्यादा ये जो नोटेबल जो वर्क्स था इंस्पायर्ड बाय अल्फ्रेड, यानी अल्फ्रेड के द्वारा, अल्फ्रेड जो है प्रेरित थे, अल्फ्रेड जो प्रेरित थे सबसे ज़्यादा, वह कौन से बुक था? द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल। यानी द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल से ये किंग अल्फ्रेड बहुत ज़्यादा क्या हुए थे? प्रेरित हुए थे। दिस बुक इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ द इंग्लिश प्रोज। अंग्रेजी गद्य के पहला जो बुक था वह कौन था? द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल था। एंड द फर्स्ट कंटिन्यूअस हिस्ट्री ऑफ द यूरोपियन नेशन इन इट्स ओन लैंग्वेज। और ये जो द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल था ना, यूरोपीय भाषा में लिखी गई, मतलब यूरोप का पहला साहित्य था, यूरोप का पहला इतिहास था। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया। द ईयर 1066 मार्क्स द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ये जो 1066 जो है ना, ओल्ड इंग्लिश का समाप्ति का काल है और समाप्ति का तिथि है। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट मेड इंग्लैंड इनटू लिटिल मोर देन ए कॉलोनी ऑफ फ्रांस। देखिए, नॉर्मन जो कॉन्क्वेस्ट हुआ था, नॉर्मन जो विजय हुआ था, इसके बाद ना इंग्लैंड जो है ना, मतलब एक कॉलोनी बन गया था, एक उपनिवेश बन गया था। किसका था? फ्रांस का एक उपनिवेश बन गया था। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कंट्री जो किसी को अपना गुलाम बना ले, किसी के ऊपर अपना कब्जा कर ले, उसे कॉलोनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉलोनी कहा जाता है। तो ये फ्रांस जो है ना, इंग्लैंड पर आक्रमण करता है और इंग्लैंड को उस अपना कॉलोनी बना लेता है, अपना उपनिवेश बना लेता है। फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द किंग्स कोर्ट, जस्टिस, गवर्नेंस एंड एजुकेशन। देखिए, जब फ्रांस का वहाँ पे राज हो गया, तब फ्रेंच भाषा जो है ना, वहाँ के राजा के दरबार का भाषा बन गया, न्याय का भाषा बन गया, मतलब सरकारी कामकाज का भाषा बन गया, शिक्षा का भाषा बन गया। कौन? फ्रेंच बन गया। द लैंग्वेज ऑफ एवरीडे स्पीच अमंग द अपर क्लास इन इंग्लैंड वाज फ्रेंच। यानी इंग्लैंड में ना जो अपर क्लास के लोग थे ना, वह जो थे ना फ्रेंच भाषा बोलते थे। कौन सा भाषा बोलते थे? फ्रेंच। द नॉर्मन्स हैड नो इंटरेस्ट इन डेवलपिंग एंड देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। एंड प्रमोटिंग हो सकता है, सॉरी पैट्रोनेजिंग हो जाए। क्या हो जाएगा? पैट्रोनोज मतलब होता है संरक्षण करना, तो यहाँ पे लिखा है पैट्रोनोजिंग। क्या है? पैट्रोनोजिंग ए लैंग्वेज सच एज इंग्लिश। देखिए, मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूँ। ये जो नॉर्मल लोग थे,
फ्रांस के रहने वाले थे। तो इनका ना कोई भी मतलब रुचि नहीं था और इनका कोई भी इरादा नहीं था कि ये जो है ना मतलब नॉर्मन का जो भाषा है इंग्लिश, उसको ये क्या करे, पैट्रोनेज दे, मतलब सहायता संरक्षण दे। इन द In the absence of adequate patronage, English literary writing almost came to a standstill। देखिए फ्रांस के लोगों द्वारा यानी नॉर्मन के द्वारा इंग्लिश भाषा को ना पैट्रोनेज मतलब सहायता संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, जिसकी वजह से इंग्लिश का जो राइटिंग था, इंग्लिश का जो लेख था ना, वह क्या हो गया, प्रायः स्टैंड स्टिल मतलब वह रुक गया। However, it continued to be the language of the masses। देखिए भले ही इंग्लिश भाषा में लिटरेचर नहीं लिखा जाता था, लेकिन ये जो है ना मासेस मतलब आम लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा बनी रही। Over a period of time, due to close interaction and intermarriage, English began replacing French। देखिए भले ही इंग्लिश का यूज नहीं किया जाता था और ये जो फ्रांस के रहने वाले जो नॉर्मल लोग थे इंग्लिश का यूज नहीं करते थे, लेकिन इंग्लैंड के लोगों में और ये फ्रांस के लोगों में क्लोज इंटरेक्शन मतलब घनिष्ठ बातचीत होता रहा एंड इंटरमैरेज और अंतरजातीय विवाह भी होता रहा। और इस प्रकार से इंग्लिश जो है ना बिगेन मतलब इंग्लिश ने स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया रिप्लेसिंग फ्रेंच, और इस प्रकार से इंग्लिश जो है फ्रेंच भाषा को रिप्लेस करना, हटाना स्टार्ट कर दिया। देखिए नॉर्मल लोग जो है इंग्लैंड पे आक्रमण कर देते हैं और इंग्लिश को मतलब पैट्रोनेज नहीं देता है, उसको प्रमोट नहीं करते, इंग्लिश भाषा का यूज नहीं करते हैं। लेकिन इंग्लिश भाषा में इंग्लैंड के जो लोग हैं नॉर्मल लोगों से घनिष्ठ बातचीत करते रहे और अंतरजातीय विवाह होता रहा। मतलब ये जो इंग्लैंड के जो लोग थे फ्रांस वालों से शादी विवाह करते रहे, फ्रांस वाले जो इंग्लैंड वालों के साथ शादी विवाह करते रहे, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना उसने फ्रेंच लैंग्वेज को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट इन द होम्स एंड लेटर इन द ऑफिसेज एंड स्कूल। पहले तो घर से फ्रेंच वर्ड को रिप्लेस करना स्टार्ट किया गया, उसके बाद ऑफिस से और उसके बाद स्कूल से। द चिल्ड्रेन ऑफ द नोबिलिटी स्पोकन इंग्लिश एज देयर मदर टंग एंड हैड टू बी टॉट फ्रेंच इन स्कूल। नोबिलिटी का मतलब था कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग के जो बच्चे थे ना उनको ना स्पोकन इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलते थे एज देयर मदर टंग अपने मातृभाषा के रूप में, एंड हैड टू बी टॉट फ्रेंच इन स्कूल और उन्हें स्कूल में ना फ्रेंच सिखाया जाता था। दस द इंग्लिश लैंग्वेज सर्वाइव्ड द ऑनस्लॉट ऑफ द फ्रेंच रूलर्स। फ्रेंच रूलर्स का मतलब होता है फ्रांसीसी शासक, और इस प्रकार से फ्रांसीसी शासक के ऑनस्लॉट आक्रमण से अंग्रेजी भाषा जो है ना वह बच गया, सर्वाइव कर गया। मोरओवर इंग्लैंड वाज रीस्टोर्ड टू इंग्लिश किंग विद इन 150 ईयर्स ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। देखिए नॉर्मन विजय के 150 साल के अंदर ही इंग्लैंड को अंग्रेजी राजाओं के अधीन सौंप दिया गया, यानी दोबारा से इंग्लैंड में अंग्रेजों का शासन हो गया। देखिए फ्रेंड्स ये ओल्ड इंग्लिश में पढ़ाया हूँ, ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और ये आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा समझने में, लेकिन मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया है तो आप एक बार दो बार करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके एक भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में नहीं छूटेंगे, आप आसानी से इनसे आने वाले क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। वैसे मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।